हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th साइंस के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। सो अब आपको जो आपकी जो तैयारी है वो आपको थोड़ा तेज़ कर देनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं और कईयों बार पूछे गए हैं और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि अम्ल, क्षार और लवण की आधुनिक परिभाषा दीजिए तथा उसे उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया सवाल है। तो आपको ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इसकी आधुनिक परिभाषा क्या है। तो आपको कैसे लिखना है? आपको ऐसे लिखना है कि अम्ल, क्षार और लवण की आधुनिक परिभाषा निम्नवत है। फिर आपको हेडिंग डालनी है क्या? अम्ल। और ऐसे लिखना है कि ऐसे यौगिक जिनका जलयोजन कराने पर हाइड्रोजन आयन यानी H+ में वियोजित का मतलब टूट जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आधुनिक परिभाषा आपको ये अम्ल की याद रखनी है। आपको एग्जाम्पल भी दे देना है, जैसे कि H2SO4 है, जब इसका हम जलयोजन कराते हैं तो H+ और SO3- देता है। तो ऐसे यौगिक जिनका जलयोजन कराने पर H+ आयन में वियोजित हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये आपको आज से याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा आपको फिर डालना हेडिंग क्षार यानी बेस। तो ऐसे यौगिक जिनका जलयोजन कराने पर हाइड्रोक्सिल आयन में वियोजित हो जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH है, उसका जब हमने जलयोजन कराया तो ये Na+ और OH- में टूट गया। तो ये हो गया क्षार की डेफिनेशन, आपको ऐसे देना है। और फिर डेफिनेशन देना है लवण की। तो ऐसे ही यौगिक जिनका जलयोजन कराने पर धनायन यानी धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं, लवण कहलाते हैं। सिर्फ H+ को छोड़कर, OH- को छोड़कर, ठीक है। धनायन में H+ को छोड़कर और ऋणायन में OH- को छोड़कर अगर वियोजित हो जाए तो वो क्या होते हैं? लवण होते हैं। जैसे NaCl है, इसका जब जलयोजन किया तो Na+ और Cl- में टूट गया। मतलब ऐसे यौगिक जिनका जलयोजन कराओ उसमें ना H+ हो ना OH- हो, उसके अतिरिक्त धनायन ऋणायन हो तो वो क्या होते हैं? लवण कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपको इनकी डेफिनेशन देनी है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी आधुनिक परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि पीएच स्केल क्या है, पीएच मूल्य को परिभाषित कीजिए तथा हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है। तो आपको लिखना है कि किसी विलयन की अम्लीयता यानी एसिडिटी या क्षारीयता यानी बेसिडिटी का पता लगाने के लिए सन 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक पैमाना दिया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो निम्नवत हैं, यानी अगर पीएच मान 7 से कम होगा, उन्होंने जो निकाला जो दिया उसमें क्या है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, एक ऐसा पैमाना होता है, पैमाना जो दिया उसके अनुसार इसके जो मुख्य बिंदु क्या क्या है कि अगर 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर ये 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन क्षारीय होगा। और एग्जैक्ट यानी पूर्णतः अगर 7 होगा तो विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। अब हम बात करते हैं कि पीएच मूल्य क्या होता है। पहले आपको पीएच स्केल बताना है, फिर पीएच मूल्य। तो हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मूल्य कहते हैं, या गणितीय रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे पीएच बराबर माइनस का log H+, यानी हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं, पीएच मूल्य कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से महत्व हैं यानी इंपॉर्टेंस। तो पीएच मूल्य के कुछ प्रमुख महत्व निम्नवत हैं। आपको हेडिंग डालनी है कि पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदना। फिर लिखना है जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच % में जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तर जीवता जो है वो क्या हो जाती है? कठिन हो जाती है। तो ये आपको पहले हेडिंग में ऐसे लिखना है। और दूसरी हेडिंग ये डालनी है कि मृदा पीएच यानी अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। यानी अधिकांश पौधे सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं कब? जब मृदा की पीएच 7 के निकट होती है। ये आपको याद रखना है, ऐसे लिखना है। अतः सर्वप्रथम मिट्टी की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका पीएच परीक्षण जो है वो करते हैं। और फिर आपको लिखना है कि मिट्टी की पीएच ज्ञात होने पर विशेष फसल के लिए उर्वरक का चुनाव सरल हो जाता है। ये पीएच का क्या है? महत्व है। तीसरा महत्व क्या है? हमारे पाचन तंत्र का पीएच।
तो हमारे उदर में पाया जाने वाला HCl पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो है उदर में जल एवं जलन अनुभव होता है। इस बिगड़ी हुई पीएच को सही करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को औषधि के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसे प्रतिअम्ल कहते हैं। तो ये थे 3 जो पीएच वैल्यू के महत्व हैं, तो ये आपको लिख देना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और ये तीसरा चौथा न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ये न्यूमेरिकल है। फिर प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ सवाल है। तो आपको पहले इसको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो CaSO4.12H2 होता है, या CaSO4 इसको 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे या .H2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और फिर आपको लिखना है कि इसके बनाने की विधि का जो उल्लेख है वो निम्नवत है। तो आपको ऐसे हेडिंग डालनी है, बनाने की विधि। तो जिप्सम को 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपको याद कर लेना है। इसको ऐसे समीकरण के रूप में लिखना है कि 2Ca यानी कैल्शियम CaSO4.2H2 इसे जिप्सम कहते हैं। और जब इसको हम 120 से 130 डिग्री पर गर्म करते हैं तो 2CaSO4.12H2 यानी ये क्या है, ये बना लेता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लस का 3 अणु जो है जल के बाहर निकल जाते हैं। तो ये है बनाने की विधि। कैसे बनाया जाता है, जिप्सम को गर्म करके। कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये आपको लिख देना है, ये बनाने की विधि हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण की। यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अब देखते हैं जल से क्रिया। तो इसके जल से क्रिया कराने पर जो है जिप्सम का निर्माण होता है। ये CaSO4.12H2 है। जब इसके 3 अणु जल से क्रिया कराएंगे तो ये फिर से जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है, जिप्सम। तो इसके जल से क्रिया आपको याद रखनी है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तब क्या बनता है, तो जिप्सम बनता है। ये भी आपको याद रख लेना है इस तरीके से। और जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तब क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये भी आपको याद रखना है, ये कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। और यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो कौन कौन सी हैं, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियाँ व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। ये भी आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न ये है कि 2 प्रबल तथा दुर्बल क्षारकों के नाम लिखिए। तो 2 प्रबल तथा 2 दुर्बल क्षारकों के नाम जो है वो निम्नवत है। कौन कौन से, NaOH और जो KOH है वो प्रबल क्षार है, और NH4OH और COH का होल्ट ये क्या है, दुर्बल क्षार है। तो ये आपको ऐसे लिखना है। और अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि व्यंजक चूर्ण बनाने के विधि का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न जो है वो सीधे ही पूछ लिया जाता है। एक व्यंजक चूर्ण हो गया, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो ये 2 तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको कैसे लिखना है कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण जो है वो प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। तो कैसे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये आपको समीकरण दे देना है। CaOCl2 बनता है प्लस 1 अणु जल का बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। कैसे बनती है, तो बुझा हुआ चूना यानी शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराकर हम विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है वो करते हैं। और इस तरीके से आपको इसका जो है वो उपयोग लिख देना है। जैसे पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको लिख लेना है इसका उपयोग। और वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न ये है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुणों का जो है वो उल्लेख कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको ऐसे लिखना है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। अब हम बढ़ते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो आपको हेडिंग डालना है बनाने की विधि। तो कैसे लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है, यानी NO2CO3। ये तो मैंने थ्योरी लिख दी। अब आपको समीकरण में ऐसे बता देना है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये H2O है, ये CO2 है। यानी सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलाते हैं, ये NO2CO3 प्लस H2 मतलब ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन हो गया।
और इसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मिलाते हैं तो 2NaHCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। या दूसरा विधि ये है अमोनियम ब्राइन के कार्बोनेशन द्वारा। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 और ये बन जाता है NH4Cl और प्लस NaHCO3। ये है अमोनियम क्लोराइड और ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हो गया। आप दो विधि से बना सकते हैं, तो इस तरीके से इसको जो है बनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका रासायनिक गुण की। तो आपको दो रासायनिक गुण जो है वो याद कर लेने हैं। पहला है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, यानी ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और फिर से वही H2O CO2 बाहर निकलता है। H2O पानी निकलता है, प्लस का जो है एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलती है। और दूसरा ये है, यह अम्लों से क्रिया करके सोडियम लवण बनाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। ये NaHCO3 ये क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तब ये NaCl H2O और CO2 रिलीज करता है। ये चीज़ आपको सोडियम लवण और जो है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करता है। तो ये थे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से जरूर तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आने के इनके बहुत सारे चांसेस हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।